शादी शुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, यही कहा था ना तुमने। इनाया की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। जी यही सच है। इनाया की बात सुनकर आलम सिकंदर ने घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और अपने बच्चे को तुमने फीड भी कराया है। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। आलम के मुंह से ये सुनकर इनाया गुस्से से आग बबूला हुई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर आलम उसके करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर इनाया के होश उड़े थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए आलम ने इनाया के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ा। इनाया की जान निकली थी। वो कहने लगा, मुझे देखना है कि तुम। जी तो मिस इनाया, आप जानती हैं कि मैं आपको ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और आपको क्या करना है? आलम सिकंदर ने माथे पर बल डाले कहा था। जी सर, मैं जानती हूँ। इनाया घबराई थी। 35 साला वो शख्स चील की नज़र रखता था। एक जीरक नज़र उसने इनाया पर डाली और फिर कहने लगा, मेरे बेटे को माँ की फीड की ज़रूरत है और इसके लिए मैं आपको लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। आलम सिकंदर की आर पार होती नज़रें इनाया पर थी, ऐसी चुपती नज़रें कि वो घबरा रही थी। बार बार अपना दुपट्टा ठीक से ले रही थी, क्योंकि बार बार आलम सिकंदर की नज़रें इनाया की जीनत पर जाकर टिक जाती थी। जी सर, मैं जानती हूँ। ये कहते हुए वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर से खड़ा हो गया। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मोटी मोटी गिलाफी आंखों वाली, उस पर बेहद नर्वस भी। वो इनाया के पास आकर कहने लगा, आर यू श्योर कि आप शादीशुदा हैं और आपका बेटा पैदा होते ही मर गया था और शौहर बेटे की पैदाइश से पहले ही हादसे में मर चुका था? एम आई राइट मिस इनाया? आलम सिकंदर ने फिर से तस्दीक चाही। यस सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनाया ना चाहकर भी उस शख्स की नज़रों से नर्वस हो रही थी, जो उसे सर से पैर तक यूं देख रहा था जैसे पता नहीं उसके वजूद में क्या तलाश कर रहा हो। आर यू श्योर मिस इनाया? आलम ने फिर से पूछा। इनाया उसके सवालों पर परेशान हुई थी। उसका यूं तफ्तीशी अंदाज से अंदर तक दहला के रख गया था उसे। सर, आप बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इनाया उसकी चुभती नज़रों से, उसके सवालात से जिच हो चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं मिस इनाया, बस यूं ही, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप मैरिड हैं। ये सुनकर इनाया की रंगत उड़ी थी। नो सर, वो बुरी तरह घबराई थी। उसकी बदहवासी देखकर आलम सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगा, मिस इनाया, इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे कोई सबूत तो नहीं मांगा, मैं तो आपकी बात पर एतबार ही कर रहा हूँ। अब तक इनाया कहने लगी, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगा, बस ऐसे ही तजुर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। खैर, मेरी तरफ से आपकी ये नौकरी पक्की है और अपनी बात की वजह भी आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया। अब तो आपसे रोज़ ही मुलाकात रहेगी। आपको ये तो मालूम है ना कि आपको मेरे घर रहना पड़ेगा। आलम दोबारा से अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया था। यस सर, इनाया ने जवाब दिया। सामने रखी चेकबुक आलम ने उठाई और एक चेक पर कुछ रकम लिखकर साइन किया। फिर एक एग्रीमेंट पेपर इनाया के सामने रखा। इसे पढ़ ले मिस इनाया, और ये 15 लाख का चेक। अब आप 1 साल के लिए बाउंड हैं। आप मेरे बेटे के साथ ही रहेंगी। मुझसे पूछे बगैर आप कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती। इनाया ने एक सरसरी सी नज़र एग्रीमेंट पर डाली, फिर साइन कर दिया और 15 लाख का चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां उसका छोटा भाई एडमिट था। वो कैंसर का मरीज था और इसीलिए हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया था, मगर इलाज के पैसे नहीं थे। 6 माह के पैसे इनाया जमा करवा चुकी थी। बाकी पैसों का इंतजाम उसने कैसे करना था वो नहीं जानती थी। माँ बाप हयात नहीं थे। इनाया की कुल कायनात उसका भाई था, इसीलिए उसने झूठ बोलकर ये नौकरी हासिल की थी। वो गैर शादीशुदा थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं कि अच्छी जॉब मिलती जब से उसे अपने भाई का इलाज करवा सकते। इसीलिए आलम सिकंदर के ऑफ़र के बारे में पता चला तो वो किस्मत आजमाने के लिए चली आई। बहुत सी शादीशुदा ख़वातीन आई थीं उसके बेटे की रज़ाई माँ बनने के लिए, मगर उसे इनाया पसंद आई। काफ़ी खूबसूरत और हसीन लड़की थी, बाकी ख़वातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलम सिकंदर ने बड़ा गौर से उसके सरापे को देखा था और बाकी की सारी ख़वातीन को रिजेक्ट कर दिया था। सामने इनाया जैसी हसीन लड़की को देखकर आलम सिकंदर का दिल यकबारगी से धड़का था। बेटे के लिए वो इनाया को फाइनल तो कर चुका था, लेकिन इनाया को पहली नज़र देखते ही उसे ये नहीं लगा था कि वो शादीशुदा है या एक बच्चा पैदा कर चुकी है। वो छुई मुई सी लड़की
उसे कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन इस पहली नज़र में दिल को ज़रूर अच्छी लग गई थी। जानबूझकर उसने उसके लिए एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार किया जिसके तहत इनाया को उसके घर पर रहना था, और इनाया की मजबूरी थी, इसीलिए वो भी तैयार हो गई। इतना तो आलम सिकंदर को भी अंदाज़ा हो गया था कि लड़की मजबूर और बेबस है, और ये काम किसी निहायत मजबूरी के तहत ही कर रही है। वहाँ आने वाले और भी बहुत सी ख़वातीन मजबूरी के तहत ही आई थी, लेकिन कोई भी हुस्न और खूबसूरती में इनाया का मुकाबला नहीं करती थी। बहरहाल इनाया ड्राइवर के साथ आलम सिकंदर के घर पहुंच गई थी। मुलाजमा से अरहम के कमरे में ले गए। अरहम उसका छोटा बेटा था, बिल्कुल चंद माह का, और इस वक्त रो रो कर बेहाल हो रहा था। मुलाजमा कहने लगी, इसका फीडर है, अभी तो इसे फीडर से फीड करवा दें। साहब ने कहा है कि पहले आपको अच्छी खुराक दी जाएगी ताकि बच्चे को ताकत मिल सके, क्योंकि साहब के मुताबिक आप काफ़ी कमज़ोर हैं। ये सुनकर इनाया कुछ तजब्जुब का शिकार हुई थी। उसे मुलाजमा के हाथ से फीडर पकड़ा और गोद में उस नन्हे मुन्ने से वजूद को डालकर फीडर पिलाया। कुछ ही देर में वो सो चुका था। बच्चा काफ़ी सेहतमंद था। देखकर ये नहीं लगता था किसी कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए इसे माँ के दूध की अशद ज़रूरत है। बहरहाल वो अपने बैग में दूध का डब्बा और फीडर वगैरह सब रख कर लाई थी, क्योंकि उसे डब्बे का ही दूध पिलाना था, क्योंकि ना तो वो शादीशुदा थी, ना ही उसका कोई बच्चा पैदा होकर मरा था। ये सब उसने अपने भाई के लिए झूठ बोला था, लेकिन ये काम वो चुपके से करना चाहती थी, किसी को भी बताए बगैर, ताकि उसकी नौकरी भी चलती रहे और उसके भाई का इलाज भी होता रहे। बहरहाल बच्चा सो चुका था और बच्चे को संभालने के अलावा इनायत का और कोई दूसरा काम नहीं था। कुछ देर वो कमरे का जायजा लेती रही। कमरे में एसी ऑन था, कमरा काफ़ी ठंडा था। उसने बच्चे पर कंफर्टर उड़ा दिया, अपने भाई के बारे में सोचने लगी। उसके लिए दुआएं करती थी कि उसे कुछ ना हो, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसका इलाज 6 माह मुसलसल चलता रहेगा तो उन्हें उम्मीद है कि वो इस बीमारी से लड़ सकेगा और सेहतयाब भी हो जाएगा। इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। पहले ही नौकरी से घर के अखराजात तो पूरे हो रहे थे, लेकिन भाई की बीमारी पर लाखों का कर्जा था। अभी तो उसे ये नहीं पता था कि 6 महीने बाद वो मज़ीद 15 लाख का इंतज़ाम कैसे करेगी। बच्चे को हाथ से थपथपाते हुए वो यही सोच रही थी जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। बिना दस्तक दिए आलम सिकंदर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। नागवारी से माथे पर बल पड़े थे। आलम शाह उसी को देख रहा था। कहने लगी, आपको दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। वो कहने लगा, घर मेरा, कमरा मेरा, मैं भला क्यों नॉक करके आऊँ? आलम सिकंदर कभी भी इजाज़त लेकर नहीं आता। ये सुनकर इनाया के माथे की लकीरें गहरी हो गई। कहने लगी, ये एक बुरी सी बात है, इखलाक के बिल्कुल खिलाफ। इंसान को दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। वो कहने लगा, ये अखलाकियात दर्स आप किसी और को दीजिएगा मिस इनाया। अभी अभी 15 लाख दिए हैं मैंने आपको, इस चीज़ के लिए नहीं कि आप मुझे अखलाकियात का सबक पढ़ाएं। फिर मुलाजमा को आवाज़ देकर कहने लगा, जो मेन्यू मैंने दिया था वो तैयार हो गया? मुलाजमा कहने की, जी साहब, सब कुछ रेडी है। वो कहने लगा, टेबल पर खाना लगाएं। फिर इनाया की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, मिस इनाया, आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाएंगे और मेरे सामने खाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप खुराक में बद एहतियाती करें और मेरा बच्चा कमज़ोर हो जाए। चले मेरे साथ, खाना टेबल पर लग चुका होगा। इनाया को उसकी बात समझ नहीं है। बहरहाल वो बाहर आई तो टेबल पर खाना लग चुका था। गोश्त का सालन था, साथ में कीमा आलू भी था, इसके अलावा चिकन टिक्का भी मौजूद था। यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सब चीज़ें गोश्त और चिकन से बनी हुई थी। इनाया ज़्यादातर सब्ज़ी और दालें खाने की शौकीन थी। कुछ किस्मत ने भी यही खिलाया था। वो टेबल पर बैठ गई। फिर आलम सिकंदर से कहने लगी, अपनी मुलाजमत से कहिए कल कोई दाल सब्ज़ी भी साथ बना ले। मैं इतना ज़्यादा गोश्त और चिकन खाने की आदी नहीं हूँ। आलम सिकंदर कहने लगा, खाना आपको मेरी मर्ज़ी से खाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से ही करनी पड़ेगी मिस इनाया। यह सुनकर इनाया को कुछ अजीब सा लगा था। वो शख्स तो उससे यूँ बात कर रहा था जैसे उसका मालिक बन बैठा हो। वो कहने लगी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मिस्टर आलम, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहने लगा, मैंने तो सीधी सी बात की है। देखिए मिस इनाया, आपकी खुराक का ताल्लुक मेरे बेटे की सेहत से है, और इतना तो आप भी अच्छे तरीके से समझती ही होंगी। जाहिर सी बात है, शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं। आपका बच्चा चंद दिन ही हयात रहा है, लेकिन इतना तो आपको पता होगा ना कि माँ की अच्छी खुराक बच्चे की सेहत की ज़मानत होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी खुराक खाएं। अपनी सेहत देखी है आपने? लगता ही नहीं कि। ये कहकर उसने कीमे वाला बाउल उठाया और एक चमचा भर कर कीमा इनायत की प्लेट में डाल दिया। कहने लगा, इसे ख़त्म करें, चाहे तो चम्मच से खा लो, इसके बाद बाकी की चीज़ें भी हैं। इनायत कहने लगी, मैं इतना नहीं खाती, मुझे आदत नहीं है। आलम सिकंदर कहने लगा, फिर वही बात, अरे भाई, अपनी मर्जी नहीं करनी, मेरी मर्जी चलेगी। उसने शहादत की उंगली अपने सीने की तरफ करते हुए कहा, मैं फैसला करूंगा कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्योंकि आप मेरे बेटे की केयर टेकर हैं। उसने आपसे परवरिश पानी है,
तो आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा ना। आपका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, और एग्रीमेंट में मैंने ये सब मेंशन कर दिया था, आपने पढ़कर साइन भी किया है। इस वक्त तो इनाया के दिमाग में बस डॉक्टर की बातें घूम रही थी कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें, क्योंकि आपके भाई का अगर ट्रीटमेंट शुरू ना हुआ तो हम उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकते, और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए तो एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा ही नहीं था, बस साइन किया और चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल गई थी। लेकिन अब चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थी। आलम ने नैपकिन अपनी गोद में रखा और कहने लगा, मिस इनाया खाना शुरू करें। इनाया अगर रोटी के साथ वो कीमा खाती तो यकीनन उसके बाद कुछ भी नहीं खा सकती थी, इसीलिए उसने सामने से चम्मच उठाया और चम्मच से खाने लगी। लेकिन फिर भी कीमा बहुत ज़्यादा था, चम्मच से खाने के बावजूद भी उसका पेट भर चुका था। लेकिन तभी आलम सिकंदर ने उसकी प्लेट में गोश्त का सालन डाल दिया और साथ में से रोटी पकड़ाई। कहने लगा, अब ये खाएं। इनाया कहने लगी, मैं मज़ीद नहीं खा सकती प्लीज़। कहने लगा, खाना तो पड़ेगा आपको मिस इनाया, क्योंकि पूरी रात मेरे बेटे ने आपको खाना है, आपके सीने से लगकर अपनी भूख मिटानी है, तो आपके अंदर भी तो खुराक होनी चाहिए। आलम सिकंदर का अंदाज उसे बड़ा ही अजीब लगा था। अपने नीचे का होंठ दांत दबाते हुए उसने ये बात कही थी, और फिर जिन नज़रों से इनाया को देखा था उसे अपने वजूद में चींटियाँ चलती हुई महसूस होने लगी थी। वही आर पार चीती हुई नज़रें जो इनाया को कप कपाने पर मजबूर कर गई थी, वो झुरझुरी सी लेने पर मजबूर हो जाती थी। इनाया का ज़ब्त एक दिन में जवाब दे गया था। वो खड़ी हो गई। अरे बैठिए न मिस इनाया प्लीज़, आधी रोटी खा लें, मैं मुलाजमा से कहकर दूध का गिलास भी आपके लिए कमरे में रखवा दूंगा, ताकि मेरे बेटे का पेट भरने से आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। इनाया ज़िद हुई थी, फ़ौरन से कमरे के अंदर चली गई। उसे लगा था कि एक आसान सा काम है जो वो कर लेगी, मगर आलम सिकंदर ने 4 घंटों में ही उसका जीना दोभर कर दिया था। वो बड़ी बेचैन थी। इनाया को लग रहा था कि उसने शायद कोई गलत फैसला कर दिया। ये शख्स तो मुझ पर अभी से अपनी मर्जी चला रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात उसने मेरे साथ डिस्कस नहीं की थी। अब पता नहीं एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, वो नहीं जानती थी। इनाया सोचने लगी कि लेकिन बहरहाल इनाया को आलम का यूँ हुक्म चलाना, यहाँ तक कि इनाया ने क्या खाना है क्या पीना है कैसे उठना बैठना है, हर चीज़ पर अपना हुक्म सादिर करना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उसकी ज़ूमाइनी बातें, उसके इशारे, उसकी आर पार करती नज़रें, इनाया को सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बहरहाल रात के 12 बजे अरहम उठकर फिर से रोने लगा। इनाया की भी आंख खुल गई। जल्दी से उसने अपने बैग से फीडर निकाला, उसका अच्छी तरह से धोया, पाउडर वाला दूध का फीडर बनाकर उसने अरहम को पिलाया। वो फीडर पीने के बाद फिर से सो चुका था। जल्दी से इनाया ने उस फीडर को धोया टिश्यू से अच्छी तरह से, और दोबारा से उसे अपने बैग में रखकर बंद कर दिया। रात को उसे दुपट्टा पहनकर सोने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने अपना नाइट सूट निकाला जो कि एक ढीला ढाला सा ट्राउज़र और शर्ट थी। वॉशरूम चली गई, ठंडे पानी से शावर लिया और फिर शर्ट और ढीला ढाला ट्राउज़र पहनकर कमरे में आकर लेट गई। हालांकि एसी चल रहा था, लेकिन नहाने के बाद वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। चंद ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। सुबह 6 बजे फिर अरहम के रोने की आवाज़ पर वो उठी, दोबारा से फीडर दिया, उसका पैम्पर चेंज किया। अरहम अब उसके सीने के साथ लगकर सो चुका था। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठी थी, क्योंकि कमरे में आलम सिकंदर मौजूद था और उसे यूं टिकटिकी बांधे देख रहा था। अपने ऊपर चुभती नजरें महसूस करके ही उसकी आंख खुली थी। जैसे उसने सामने आलम सिकंदर को देखा तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। दुपट्टा इस वक्त सोफे पर मौजूद था। उसने तो अभी तक कपड़े भी नहीं तब्दील किए थे और वो उसे बेखुद होकर देख रहा था। इनाया ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश की और आलम सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कहने लगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, आपको रात को तो बताया था मेरा घर है, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो कहने लगी, लेकिन मैं आपकी ज़रख़लीत ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी महरम भी नहीं हूँ कि बिला तकल्लुफ़ आप मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए आ जाएं। मैं आपको ऐसी इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। फिर जल्दी से उठकर सोफे से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर लपेटा। वो कहने लगा, मैं तो ये पूछने आया था कि रात को आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई और अरहम ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया? कहने लगी, नहीं, मुझे कोई तंग नहीं किया, लेकिन आइंदा आप दस्तक दिए बिना नहीं आएंगे। कहने लगा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। फिर कहने लगा, दूध पी लिया था आपने रात को? इनाया का उसकी ये तफ्तीशी अंदाज जहर लगता था। वो कहने लगी, जी नहीं, मुझे रात को दूध पीकर सोने की आदत नहीं। वो कहने लगा, तो फिर आदत डालें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में ज़रा सी भी कमज़ोरी आए। मैंने सुना है कि औरत ताज़ा दूध पिए तो बच्चे को भी दूध का असर होता है, क्या ये सच है? आलम शाह की बात पर इनाया का जी चाहा यहाँ से भाग जाए। मैं कुछ नहीं जानती, बड़े गुस्से से इनाया ने कहा था। अरे
ऐसे कैसे नहीं जानती? अपने बच्चों को भी तो दूध पिलाया होगा ना आपने। माँ को तो ये सब बातें पता होती हैं। आप कैसी माँ थी कि आपको ये नहीं पता था? वो सिर्फ शायद सिच करने ही आया था। बहरहाल अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, वरना मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथ से आपको दूध पिलाना पड़ेगा। वो कमरे से बाहर गया तो इनाया ने अपने कपड़े तब्दील किए। तब तक अरहम भी उठ चुका था। उसे नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर इनाया ने बेड पर लिटा दिया। वो खेलने लगा। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा। इनाया की परेशानी इस वक्त दोहरी हो जाती थी जब आलम शाह घर पर आता था। एक एक बात उससे पूछता था, दिन में कितनी बार मेरा बेटा फीड करता है, आपको मुश्किल तो पेश नहीं आती। ऐसी बातें जिससे इनाया नर्वस होने लगती थी। ऐसी बातें जो शौहर बच्चे के हवाले से अपनी बीवी से पूछता हो, वो भी बहुत बेतकल्लुफ अंदाज से। 1 महीने बाद डॉक्टर का फ़ोन आया। उसने इनाया को हॉस्पिटल बुलाया था क्योंकि उसके भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात के खाने के दौरान उसने आलम से कहा कि सर मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे भाई की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, इसीलिए डॉक्टर ने फ़ोन करके इत्तला दी है। वो काफ़ी परेशान थी। आलम शाह सलाद खा रहा था। कहने लगा, ठीक है, मैं जब सुबह ऑफिस जाऊंगा तो आप तैयार रहिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। वो कहने लगी, नो सर, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए। इस बात पर उसके माथे पर बल पड़े। कहने लगा, क्या मतलब 3-4 घंटे? देखें मिस इनाया, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी दे सकता हूँ, वो भी बमुश्किल। मैं आपको आपके हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा, 1 घंटे बाद ड्राइवर आपको ले लेगा। वैसे भी मेरा बच्चा अब आपका आदी होने लगा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आपको मिस करे और पीछे से रोना धोना मचाए। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां मैं अपने बच्चे को आपके साथ भेज नहीं सकता। बहरहाल 1 घंटे से ज़्यादा की छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है, उसे क्यों जाना है। इनाया चाहती थी कि शायद वो पूछे और वो बताए कि मेरा भाई किस खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो चुका है। शायद उसके दिल में कोई हमदर्दी जाग उठे और वो पैसे दे दे, क्योंकि 6 महीने बाद उसे लाजमी 15 लाख की ज़रूरत थी। लेकिन उसने कुछ पूछा ही नहीं। इनाया को उसने सिर्फ हॉस्पिटल छोड़ा था और वहीं से चला गया। वो अपने भाई से मिली जो पहले से भी काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये मेडिसिन वक्त पर नहीं लेता, इंजेक्शन लगाते हैं तो लड़ने झगड़ने लग जाता है। इनाया ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? फरहान कहने लगा, आपा मुझे यहाँ नहीं रहना, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इनाया कहने लगी, मेरे इख्तियार में होता तो मैं ले जाती, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और यहाँ तुम्हारा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाई को समझाया था। घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 1 घंटा होने वाला था। तभी ड्राइवर की कॉल उसके नंबर पर आई कि वो नीचे उसका इंतज़ार कर रहा है। इनाया अपने भाई को तसल्ली देकर और उसे समझा कर आई थी कि वो ट्रीटमेंट करवाए। वापस घर आई तो अरहम के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से अरहम को गोद में लिया, उसे फीडर पिलाया। कुछ देर वो उसे खेलता रहा, फिर सो गया। रात को इनाया को लगा जैसे फिर कोई चुभती हुई नज़रें उस पर हैं। उसने आंखें खोली तो कमरे में अंधेरा था। फिर यूँ लगा जैसे किसी के हाथ की उंगलियां उसकी गर्दन पर धीरे धीरे फिर रही हैं। वो तो एकदम चिल्लाकर उठ बैठे। उसने जल्दी से हाथ मारकर लैंप ऑन किया और सामने देखा तो आलम सिकंदर था। पता नहीं किस जज्बे के तहत आंखें गुलाबी थी, वो भी नाइट सूट में मलबूस था। उसे देखकर बुरी तरह से वो घबराई थी। उसकी आंखों में खुमारी देखकर इनाया के होश उड़े थे। वो फौरन से खड़ी हो गई। कहने लगी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कहने लगा, बस नींद नहीं आ रही थी। ये कहकर वो इनाया के करीब आया था। उसके चेहरे पर बिखरे बाल अपनी शहादत की उंगली से पीछे करने लगा, लेकिन उसने झटके से उसका हाथ पीछे किया। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, जाइए बाहर, और अब मैं कमरा लॉक करके सोया करूंगी। कहने लगा, ऐसे कैसे? तुम्हें मैं एडवांस पैसे दे चुका हूँ, 1 साल से पहले तो तुम जा नहीं सकती। कहने लगा, अरे जवानी में तुम्हारा शौहर चला गया, शौहर की कमी तो महसूस होती होगी तुम्हें। एक एक कदम वो इनाया की तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। वो कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहने लगा, मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की, इस उम्र में अपने जज्बात काबू कैसे पाती हो? क्या दिल नहीं चाहता कि कोई हो, मीठी मीठी बातें करे, तुम्हें तस्कीन पहुंचाए? मेरी बीवी को तलाक लिए भी 3 माह हो चुके हैं। अरहम के पैदा होने से पहले उसने तलाक ले ली थी। फिर जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, उसने मुझे पकड़ा कर हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। और जानती हो, इद्दत ख़त्म होते ही उसने शादी भी कर ली, क्योंकि औरत शादी के बाद मर्द के बगैर रह ही नहीं सकती, जैसे कि मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। आज मुझे भी बड़ी शिद्दत से अपनी बीवी की कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम जाग रही होगी, ऐसी कोई ख्वाहिश तुम्हें भी तंग कर रही होगी। वो कहने लगी, तमीज़ से बात करें मेरे साथ,
इस किस्म की फजूल बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आलम सिकंदर मुस्कुराया था और कहने लगा, ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो वो दूसरी बात कर लेता हूँ। तुम्हारे भाई को कैंसर का मर्ज है, एम आई राइट? उसने एक और कदम इनाया की तरफ बढ़ाया था। अब इनाया दीवार के साथ जा लगी थी। कहने लगी, जी। वो कहने लगा, लाखों की ज़रूरत है उसके इलाज में, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, एम आई राइट? इनाया कहने लगी, जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के सारे अखराजात उठाऊं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। इनाया कहने लगी, वो क्या? आलम सिकंदर कहने लगा, मुझसे निकाह कर लो। लेकिन इनाया ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर कुछ अरसे के लिए सऊदीया गया है। 1 साल में वापस आ जाएगा और मैं शादी उसी से करूँगी। अपने भाई का इलाज मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से करवा लूँगी, आप फिक्र ना करें। इनाया के इनकार ने तो जैसे आलम सिकंदर के अंदर एक आग सी लगा दी थी। कहने लगा, व्हाट डू यू मीन? कौन सा मंगेतर? कैसा मंगेतर? तुम्हारे शौहर के इंतकाल को भी चंद माह हुए हैं। बकौल तुम्हारा बच्चा चंद दिन की जिंदगी जीकर मर गया। एम आई राइट? इनाया के तो जैसे होश उड़े थे। जल्दबाजी में वो सच बोल गई थी। वाकई उसका मंगेतर सऊदीया में था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। झूठ तो उसने नौकरी हासिल करने के लिए बोला था, लेकिन अब लग रहा था कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। एक शादीशुदा औरत का मंगेतर कैसे हो सकता है? बताओ मुझे। उसकी आंखों के डोरे गुलाबी होने लगे। पीछे दीवार थी। इनाया पूरी तरह घबराई थी। कहने लगी, शौहर के इंतकाल के बाद एक नौजवान ने मुझे प्रपोज किया था। वो मैं इनाया से बात बनाए नहीं बन रही थी। तो तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, यही कहा था ना तुमने? इनाया की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। जी, यही सच है। इनाया की बात सुनकर आलम सिकंदर ने घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की माँ रह चुकी हो और अपने बच्चे को तुमने फीड भी करवाया था। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। आलम के मुंह से ये सुनकर इनाया गुस्से से आग बबूला हुई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर आलम के करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर इनाया के होश उड़े थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कंवारी लड़की की फिगर कैसी होती है। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए आलम ने इनाया के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ा। इनाया की जान निकली थी। वो कहने लगा, मुझे देखना है कि तुम। इनाया ने जल्दी से उसका हाथ पीछे झटका। सच वो जान चुका था। वो नहीं जानती थी कि कमरे में उसने कैमरा लगा रखा है। डब्बे से दूध बनाकर अरहम को पिलाते हुए की वीडियो भी वो उसे दिखा चुका था। जब तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ रह चुकी हो तो फिर मेरे बच्चे को डब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? 15 लाख मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए दिए थे। मैंने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि धोखे की सूरत में 15 के बजाय तुम मुझे 30 लाख वापस करोगी। तुम मेरे बच्चे को डब्बे का दूध पिला रही हो, अपना नहीं। एग्रीमेंट के लिहाज से तुम 30 लाख दोगी मुझे, इनाया, और वो भी एक दिन के अंदर। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 24 घंटों में या तो तुम 30 लाख की रकम वापस करोगी या फिर दूसरा मुझसे निकाह है, और निकाह की सूरत में मैं तुम्हारे भाई के इलाज का खर्चा उठाऊंगा। फिर मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर एक माँ होते हुए तुम्हारा फिगर। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो इनाया के होश उड़ाकर कमरे से जा चुका था। इनाया तो यूं थी जैसे काटो तो खून ना निकले। उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सच इतनी जल्दी सामने आ सकता है। हलक तर करके वो एक सांस खारिज करके रह गई। एक नज़र दौड़ाकर आसपास कमरे में देखा कि तभी उसे सामने दीवार पर छोटा सा कैमरा नजर आया। आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? वो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी अरहम ने रोना शुरू कर दिया। अरहम को रोता देखकर वो उसे गोद में तो उठा चुकी थी, मगर दिमाग तो वहीं पर अटक चुका था। डरते डरते ही सही उसने एक बार फिर अरहम को डब्बे का दूध पिलाया और अपने बेड पर सुलाकर बाहर निकल आई। टांग पर टांग चढ़ा इस सोफे पर बैठा आलम इस वक्त अखबार पढ़ रहा था। जानता था कि वो लड़की अब उससे आकर माफ़ी तलाफी करेगी, कुछ बोलेगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक गंभीर सी मुस्कुराहट आई थी और कुछ देर बाद वही हुआ था। इनाया जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी, सर, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई है कि मैंने एग्रीमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा। फिर रही दूसरी बात, तो एक्चुअली सर, वो अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो मैं काफ़ी एहतियात से काम कर लेती। मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पर यूँ नज़र भी रख सकते हैं। वो बस किसी तरह बातों को तरोड़ मरोड़ कर कोशिश कर रही थी बात बनाने की। जब आलम कहने लगा, ये क्या बातों को घुमा घुमा कर कह रही हो? कुछ नया बोलो जो मेरी समझ में भी आए। तुमने मुझे धोखा दिया, समझती हो? आलम शाह को धोखा देना
इतना आसान काम नहीं है, और जो उसे धोखा देते हैं ना वो उसकी सजा भी पाते हैं। मेरे सामने अब ये बकरियों की तरह मैं तो मत करो। वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हो चुका था, मगर इनाया फौरन रोते हुए कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपके बेटे को खुद ही फीड करवाती हूँ। वो तो बस मैं इसलिए डब्बे का दूध पिला रही थी क्योंकि आप कहते हैं ना कि मैं कमज़ोर हूँ। बस वक्त से पहले मेरी शादी हो गई थी और वक्त से पहले ही मैं माँ भी बन गई। मेरा शौहर तो बस मुझे दाल रोटी खिलाता था, बाज़ दफ़ा तो भूखा सोना पड़ता था। इसीलिए मुझ में इतनी सलाहियत ही नहीं कि मैं अपना पेट भर सकूं या बच्चे का पेट भर सकूं। आपके बेटे को भी मैंने फीड करवाने की कोशिश की, मगर उसका पेट नहीं भरता था। इसीलिए मैंने साथ उसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो बस किसी भी तरह बात बनाकर उसे कहना चाहती थी, मगर हकीकत आलम अच्छे से जानता था। सर से पाँव तक उसे देखने के बाद कहने लगा, अच्छा मगर मैं कैसे मान लूँ? खैर जो भी था, तुमने मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया और अब 24 घंटों के अंदर अंदर मेरा 30 लाख मुझे वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। सर से पाँव तक उसे देखने के बाद कहने लगा, अच्छा मगर कैसे? मान लो खैर जो भी था, तुमने मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया और अब 24 घंटों के अंदर अंदर मेरा 30 लाख मुझे वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। इसके बेहद करीब आकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर फेंक कर बोला था और फिर पलट कर उसे देख कर कहने लगा, अच्छी लड़की और जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा पहला शौहर तो यकीनन तुम्हारा दीवाना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला करोगी। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से जा चुका था और वो वहीं पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास तो भाई के इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं था। वो 30 लाख कहाँ से देती? अगर वो आलम से शादी कर लेती तो ना सिर्फ उसके भाई का इलाज मुफ्त हो जाता, बल्कि वो कर्जे भी माफ़ हो जाते। एक गहरी सांस खारिज करके उसने अरहम को देखा और आखिरी बार उसने अपने मंगेतर को कॉल करना चाहिए, जो शुरू ही से उसके साथ मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था। कहता था कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ज़मीन आसमान की कलाबें मिलाया करता था। इनाया ने उसे कॉल की। पहले तो फ़ोन बंद जाता रहा, फिर जब कॉल उठाई तो मुस्कुराकर इनाया से बात करने लगा कि इतने हफ्तों बाद में तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही चुकी होगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल करता हूँ, तुम्हारे लिए तो ये जान भी हाजिर है, मगर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा भाई ज़्यादा बीमार हो गया है? वो रोते हुए से कहने लगी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर इनाया का मंगेतर कहने लगा, हाँ हाँ बताओ कितने चाहिए? 10,000 चाहिए या 30,000? मैं अभी भिजवा देता हूँ। मगर वो रोते हुए कहने लगी, नहीं मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, मेरे भाई को इन पैसों की ज़रूरत है। अभी वो बात कर ही रही थी कि फ़ोन कट चुका था। दोबारा उसने फ़ोन मिलाने की कोशिश की, मगर फ़ोन ही बंद था। वो समझ चुकी थी कि उसका मंगेतर उसकी कोई मदद नहीं करेगा। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे जब वो यूं ही गुमसुम सी बैठी थी, सोच रही थी कि आखिर कैसे इन सब से बाहर निकले। जिन नज़रों से आलम उसे देखता था, शदीद तरसा हुआ दिखाई देता था। ऐसे लगता था जैसे औरत ज़ात के लिए उसके अंदर एक बेतहाशा तड़प मौजूद है, ऐसी तड़प जो सामने वाले को झुलसा कर रख देगी। वो तो ऐसे मर्दों से ही शदीद नफरत करती थी जो हर वक्त अपनी बीवी के साथ रोमांस करते रहते थे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसके बेहद करीब जीनों पर आलम आकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, अभी तक फैसला नहीं कर पाई? 30 लाख का इंतज़ाम हो गया है क्या? उसे यूँ अपने पास बैठा देखकर वो हड़बड़ा कर फौरन से उठ चुकी थी। हर तरह से तो वो उसे मजबूर कर ही चुका था और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब की बार जब उसने पूछा कि क्या प्लान है तुम्हारा सुबह का, ये देखो मैं मज़ीद अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे की ज़रूरियात पूरी करती हो तो साथ में मेरी भी कर दोगी, तो क्या हर्ज है? अपने भाई के इलाज की खातिर उसने गहरी सांस खारिज की और कहने लगी, अगर मैं आपसे निकाह कर लूँ तो क्या मेरे भाई का ख्याल रखेंगे, उसका इलाज करवाएंगे? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा, तुम्हारा भाई सेहतयाब होकर घर लौटेगा। एक गहरी सांस खारिज करके उसने शादी के लिए हामी भर ली थी और आलम की आंखों में ऐसी चमक उभरी थी कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही रोज़ वो दुल्हन बनी बैठी थी, सुर्ख रंग का फ्रॉक पहने। उसने दुपट्टे को इंतहाई सादगी के अंदाज में अपने गिर्द लपेट रखा था। कुर्ता शलवार में मलबूस आलम जब कमरे में आया तो उसे यूं दुपट्टा लिए देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। एक नज़र उसे निहार कर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत रही हो, मगर ये क्या, दुपट्टा कैसे ले रखा है तुमने? दुपट्टे को सामने से हटाओ, जानती नहीं हो क्या दुल्हनें दुपट्टा कैसे करती हैं? इस दुपट्टे को अपने कांधों से पीछे करो
یہ سن کر عنایہ تھوڑی سی سٹپٹائی تھی جب آگے بڑھ کر خود اس کا دوپٹہ عالم سیٹ کرنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگی پلیز شادی نہیں ہوئی ابھی ہماری، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عالم مسکرا اٹھا تھا اور کہنے لگا کہ چلو 10 منٹ اور انتظار کر لیتے ہیں جی۔ یہ کہہ کر وہ اور عنایہ پھر دونوں ہی مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہاں پر چند گواہان بھی موجود تھے جن کے سامنے ایجاب و قبول دونوں ہی کر چکے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے دعا کرتی عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ شاید ہی اس کی قسمت ہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، اپنے حسن کا سودا کر رہی ہے۔ یہ شخص اس کے ساتھ چند راتیں بتا کر پھر اسے بالکل کسی فضول شے کی طرح پھینک دے گا، جبکہ عالم کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ تو پہلی ہی نظر میں عنایہ کو دیکھ کر اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مہمان گھر سے گئے تو ارحم رونے لگا۔ عالم کہنے لگا جاؤ پہلے ارحم کو چپ کرواؤ اور پلیز آج اسے جلدی سے سلا دینا، جانتی ہو نا آج ہماری سہاگ رات ہے۔ سہاگ رات کا سن کر ہی عنایہ گھبرا سی چکی تھی، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ابھی تک کنواری ہے، کسی مرد نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ نہ جانے اب یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ ارحم کو آج بے دلی سے سلانے لگی اور وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 3 بار عالم دروازے کے پاس آ کر دیکھ چکا تھا اور ہر بار ہی اسے گھور رہا تھا۔ آخرکار کچھ دیر بعد ارحم سو ہی گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ اب تک تو عالم سو ہی چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ارحم کے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ صبح عالم کو بہانہ لگا دے گی کہ ارحم لیٹ سویا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابھی کمفرٹر میں ارحم کے ساتھ لیٹتے ہوئے خود پر لیا ہی تھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں جب سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح عالم ایک بار پھر آ چکا تھا۔ قریب کھڑے ہو کر اس نے گلا کھنکارا کہ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر عالم کو نہ جانے کیسے سکون مل رہا تھا۔ کہنے لگا جاؤ کمرے میں جا کر بیٹھو جیسے نئی نویلی دلہن بیٹھتی ہے۔ تمہیں تو پتا ہوگا نا نئی نویلی دلہن کیسے بیٹھتی ہے، آخر کو پہلی بار تھوڑی ہے تمہارا، اس سے پہلے بھی تو کسی نے تمہارا گھونگھٹ تو اٹھایا ہی ہوگا نا، تمہارے حسن کی تعریف بھی کی ہوگی، اور پھر جس طرح سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات کے خوب مزے لوٹے تھے ٹھیک ویسے ہی تم نے بھی تو لوٹے ہوں گے۔ آج میں تمہاری رات اتنی رنگین بناؤں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر یہ سب کچھ بولا تھا اور عنایہ تو بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے ہی اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ قدم منو وزنی ہو چکے تھے، وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ سب کچھ حقیقت کھول کر عالم کو بتا دے، مگر ایک خوف بار بار آڑے آ رہا تھا۔ دلہن بنی گھونگھٹ گرائے وہ بیٹھی تھی۔ جب عالم کمرے میں آیا وہ تیز تیز قدم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے مخملی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور پھر گھونگھٹ اٹھا دیے۔ اس کے لیے لرزتی ہوئی پلکیں کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کا دل تو جیسے مچلنے لگا تھا۔ کہنے لگا واقعی تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی مرد پاگل ہو سکتا ہے۔ میں تو پھر عالم شاہ ہوں، حسن پرست، حسن کا دل دادا۔ اسے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ عنایہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی جبکہ عالم کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے کو سرک رہی تھی اور پھر وہیں پر ٹک گئی۔ ہلکے سے مسکرا کر کہنے لگا ویسے ایک عورت کی زینت اس کا نسوانی حسن ہوتا ہے اور تم نے تو اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ حالانکہ شادی کے بعد تو لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت پا کر موٹی تازی ہو جاتی ہیں، تم کیوں نہیں ہوئی؟ یا تمہارا شوہر تم سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، یا پھر محنت مزدوری کر کے تھک کر گھر آتا تھا تو تمہیں اسے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا؟ عالم جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس سے سچ اگلوا سکے۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے ہی نہیں بلکہ کنواری ہے۔ عنایہ کہنے لگی آپ کیوں بار بار میرے سابقہ شوہر کی بات کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یوں اپنے سامنے زبان لڑاتا دیکھ کر عالم کہنے لگا اپنی حد میں رہو، یہ مت بھولو کہ 30 لاکھ روپے اور تمہارے بھائی کے علاج کے بدلے میں تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہوں، نہ جانے اور کتنے لاکھ اور کروڑوں تمہارے بھائی کے علاج پر لگیں گے، اسی لیے آواز نیچے۔ جب اسے مسکرا کر دیکھ کر کہنے لگا اتارو یہ دوپٹہ، تو عنایہ چپ چاپ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ گئی اور پھر کہنے لگا اپنی اس فراک کی زپ کو کھولو، دھیرے دھیرے اسے لوز کرو
खुमार भरे अंदाज में वो ये सब कुछ कह रहा था। हड़बड़ाते हुए उसने अपना हाथ जिप की तरफ किया और खोलती चली गई। अगले ही पल जब आलम से बर्दाश्त ना हुआ तो वो उसके मजीद करीब हो गया और अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए। उसे पूरी तरह से खुद में समाना चाहता था। इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। उसके जज्बात में इतनी शिद्दत थी कि इनाया सहम कर रह गई थी। उसके वजूद में भी करंट दौड़ रहा था। आज से पहले उसने ये सब कुछ महसूस नहीं किया था, मगर डर और सुकून एक साथ उसे मिल रहा था। फिर एक वक्त वो भी आया जब आलम ने उस पर अपनी शिद्दतें लुटाना चाही कि तभी डरते हुए आंखों में आंसू लाए उसने आलम को देखा और इंतहाई सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी, प्लीज़ प्लीज़ सर, वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मगर वो उसके लबों पर अपने लब रख कर उसे खामोश करवा गया। न जाने कितनी ही तकलीफ थी जो उस रात में समाई हुई थी। आलम सारी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। पूरी रात उसका दिल ही नहीं भरा था। वो बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। जब सुबह 8 बजे आलम की आंख खुली तो वो लड़की अभी भी बेड पर उसकी बाहों में सो रही थी। जैसे उसने उठकर बेड को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो तो उसे सिर्फ अपना एक शक समझ रहा था, मगर ये लड़की तो सचमुच अनछुई हुई थी। बेड की चादर गवाह थी कि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, बल्कि आलम उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। तभी इनाया की भी आंख खुल गई। पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। गुज़िश्ता रात उसने जिस तरह की शिद्दतें खुद पर बर्दाश्त की थी, आलम तो ये समझ रहा था कि शायद वो एक बच्ची की माँ है। ये सब कुछ उसके लिए एक आम सी बात होगी, मगर बेड की चादर को देखकर उसको अफसोस हो रहा था। शर्म के मारे और तकलीफ से इनाया भी खुद को समेटती बैठती। वो उठने लगी मगर आलम उसे पकड़ चुका था। बाजुओं से खींच कर अपने करीब कर गया। कहने लगा कि कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाज़त दी कि बेड से उठो? कहने लगी, प्लीज़ छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेने दें। मगर उसे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहने लगा, अभी भी सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ दूंगा। समझ रही हो ना तुम? बताओ तो मुझे हकीकत क्या है? छुपाने का तो कुछ जवाज़ बचता ही नहीं है। आप एक गहरी सांस खारिज करके रूखे से अंदाज में कहने लगी, पूरी रात आपने मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाई हैं। खुद को तो बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला कि मैं शादीशुदा नहीं थी या फिर गैर शादीशुदा? झूठ बोलकर मैं आपके बेटे के लिए इस घर में आई क्योंकि मुझे अपने इकलौते भाई का इलाज करवाना था। मेरा उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। मुझे लगा मैं बच्चे को पाल लूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, साथ में मेरे भाई का इलाज भी होता रहेगा। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं बेवा हूँ। आलम के माथे पर बल तो पड़े थे, मगर साथ ही साथ खुशी की इंतहा भी नहीं थी। जिस तरह का मर्द वो था, ऐसे मर्द तो कंवारी लड़की से शादी करके खुशी महसूस करते हैं। वो उसे छोड़ चुका था। इनाया फ्रेश होकर बाहर आई और एक नज़र खुद को देखा। आज वो बड़ी बड़ी लग रही थी। न जाने शादी में ऐसा क्या रखा था कि शादी के फौरन बाद वो खुद को एक लड़की नहीं बल्कि एक औरत समझने लगी थी। इसके बाद सारा दिन उसका अरहम के साथ गुजर चुका था। उसकी तबीयत भी ख़राब थी और अरहम भी उसे आज बहुत तंग कर रहा था, मगर फिर भी वो उसे संभालती रही। तभी आलम की कॉल आ गई। कहने लगा, आज के बाद से मेरा खाना तुम ही बनाओगी, ये तुम्हारी सज़ा है। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, आज के बाद तुम सारा दिन मेरे बेटे को संभालोगी, रात में मेरे लिए खाना भी बनाओगी और फिर सारी रात तुम्हारी मेरे साथ गुजरेगी, समझी? तो इनाया तो सर पकड़ कर रह गई। कहने लगी, सर आप इस गलती की सज़ा दे रहे हैं मुझे। मगर वो आगे से मुस्कुरा देता। शादी को 3 दिन गुजर चुके थे और 3 दिनों में एक बार भी आलम ने उसे सुकून से सोने नहीं दिया था। पहले सारा दिन अरहम उसे बेचैन किए रखता और फिर रात को अरहम का बाप आलम शाह उसे सोने नहीं देता था। पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता। अब तो उसका जी भी उकताने सा लगा था। उसे आलम से चिढ़ सी होने लगी थी। वहीं दूसरी जानिब अस्पताल में उसके भाई का इलाज भी पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगा था। इस बार जब वो हॉस्पिटल गई तो अरहम को भी साथ लेकर गई थी। जब उसके भाई ने एक बच्चे को उसकी गोद में देखा तो हैरत में मुब्तला हो गया। कहने लगा, ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारे मालिक का बच्चा है? तुम इसे यहाँ अस्पताल क्यों ले आई हो? मुझे नर्वस थी कि वो अपने भाई को सच्चाई बताए या ना बताए। इनाया ने गहरी सांस खारिज की और फिर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, मेरा सौतेला बेटा। मैं इसकी रज़ाई माँ बनकर इसके घर में गई थी, मगर इसके बाप ने मुझसे शादी कर ली और अब आलम शाही तुम्हारा अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उसके भाई को जिस कदर धचका लगना था वो लग गया था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी होगा। आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे। कहने लगा कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अपनी उम्र देखो और उस शख्स को देखो
وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے، مگر اس نے اپنی طرف سے پورا یقین دلایا تھا کہ عالم میرا بہت خیال رکھتا ہے، اتنے اچھے ہیں وہ، تبھی تو دیکھو نا تمہارا علاج بھی کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مزید 1 منتھ تک ٹریٹمنٹ چلا تو آپ کا بھائی ریکور ہو کر گھر پہنچ جائے گا۔ اس بات کی اسے خوشی تھی کہ سب کچھ اگر ممکن ہو رہا تھا تو عالم کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ واپسی پر عالم اسے خود لینے کے لیے آیا تھا اور ہم اس کی گود میں بیٹھا بار بار کبھی اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھتا تو کبھی عالم کو مسکراتے ہوئے، اور ہم کو چومنے کے بعد عالم کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ شکریہ سر، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میرے بھائی کا علاج نہ ہوتا۔ مگر وہ آگے سے ہنسا تھا، تو اسے تو کسی کا شکریہ اور کسی کے ساتھ لینے کی عادت ہی نہیں تھی۔ ہنس کر کہنے لگا کہ اس میں شکریہ کی کیا بات، بدلے میں تم میرے بیٹے کو سنبھال رہی ہو، ساری رات مجھے جھیلتی ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک خودکشی کر کے ٹپک چکی ہوتی۔ ہر ایک کے بس میں تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ عالم شاہ کو جھیلے۔ اس کی کڑوی کسیلی بات پر وہ اندر تک کلس کر رہ گئی تھی۔ راستے میں اس نے اسے ایک جانب گاڑی روک دی، اپنے بیٹے کو ٹرام میں بٹھایا اور اسے لے کر مال چلا گیا۔ آج سے پہلے تو وہ سستا بازار اور اتوار بازار سے ہی اپنے کپڑے لیتی آئی تھی، کبھی اس نے مال کو سوائے باہر کے دیکھا ہی نہیں تھا، مگر آج شہر کے سب سے بڑے مال میں وہ عالم شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے پہلے تو اسے کچھ کپڑے دلائے اور پھر ایک جانب ویسٹرن کارنر میں لے گیا۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھی تھی، تبھی جو کچھ اس کے سامنے آیا دیکھ کر شرم سے چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ سامنے جو کپڑے تھے وہ انتہائی بے باک تھے۔ ایسے کپڑے تو انگریزی فلموں میں رات کے وقت وہ لڑکیاں اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے پہنا کرتی تھی، جو یہاں پر لنڈے بازار کی طرح لٹک رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر عنایت اپنی آنکھیں بند کر گئی، کہنے لگی سر یہ سب کچھ کیا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مجھے کیسی گندی جگہ پر لے آئے ہیں؟ تو وہ فوراً کہنے لگا اپنے ایکسپریشن نیوٹرل رکھو، سمجھ میں آیا؟ جاؤ دیکھو ان لڑکیوں کو کیسے اپنی پسند کی نائٹیز لے رہی ہیں، دیکھو تو کیسے فرمائشیں کر کر کے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اتار دو یہ شرم، تم عالم شاہ کی بیوی ہو اور تمہارے لیے تو میں خود نائٹی پسند کروں گا۔ آج رات اس نائٹی میں تم غضب کی لگو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک کالے رنگ کی جالی دار نائٹی اس کے سامنے کر دی، جسے دیکھنے کے بعد عنایت کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ کئی اور طرح کی نائٹیز اس کے لیے لے چکا تھا اور پھر پیمنٹ کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ عنایت نے سکھ کا سانس لیا، پھر گھر چلے آئے تھے۔ گھر آتے اس نے ارحم کو دوسری ملازمہ کے حوالے کیا اور عنایت کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا بس مجھے یہ ساری نائٹیز پہن کر دکھاؤ، تم جس میں اچھی لگی میں آج رات اس میں تمہارے ساتھ وہ رات بتاؤں گا۔ وہ سوچنے لگی کہ کوئی شخص اس حد تک پاگل کیسے ہو سکتا ہے، یہ شخص تھکتا کیوں نہیں تھا؟ عنایت بھی سر پکڑ کر رہ چکی تھی، کبھی وہ کون سی نائٹی پہنا رہا تھا تو کبھی کوئی نائٹی نکال کر دیکھ رہا تھا۔ پہن کر وہ تھک چکی تھی، آخرکار ایک نائٹی میں وہ اسے پسند آ ہی گئی تھی۔ آگے بڑھ کر ایک بار پھر وہ اس پر جھکنے لگا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ کسی روبوٹ کی طرح اس کے سامنے پڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے تھے۔ اگر کوئی اور ہوتا اس کا من چاہا مرد تو وہ کہہ بھی دیتی کہ کیا میرا وجود صرف اسی لیے ہے کہ مجھے استعمال کیا جائے؟ کیا مرد عورت کو صرف اس لیے اپناتا ہے تاکہ اس کے وجود سے تسکین حاصل کر سکے؟ اس کے کوئی اور جذبات نہیں ہوتے؟ کیا یہ امیر لوگ صرف اپنی اولاد اور اپنی تسکین کی خاطر ہم جیسی ان سے شادی کرتے ہیں؟ وہ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب اسے بالکل ٹھنڈا پڑا دیکھ عالم نے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا تمہیں کیا ہوا، میرا ساتھ دو، سمجھ میں آیا؟ مگر وہ یوں ہی روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، مگر میں تھک چکی ہوں، شادی کو بھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم تھک گئی؟ عالم کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی، مگر وہ بس مسلسل روئی جا رہی تھی، کہنے لگی کہ میری بھی کچھ خواہشات تھیں، میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میری عزت کرے، مجھے بالکل بھی جسم کے بھوکے مرد اچھے نہیں لگے، مجھے نفرت تھی ایسے مردوں سے جن کے لیے عورت سوائے گوشت کے ٹکڑے کے اور کچھ نہ ہو، مگر میری قسمت ہے کہ مجھے آپ مل گئے۔ آپ نے مجھے خود کے ساتھ محبت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ ہر بار آپ نے مجھے چڑ اور نفرتیں ہونے لگی تھی خود سے۔ عنایت جو کچھ سب بول رہی تھی اور چپ چاپ یہ الفاظ وہ سن رہا تھا، ذہن میں کئی سارے سوال آ کر گزرے تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا، وہ یہ باتیں پہلی بار سن رہا تھا، بہت پیچھے اس سے یہ الفاظ پہلے بھی کوئی کہہ چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ایک دم سے پورا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ عنایت ابھی بھی بول رہی تھی، مگر وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ سینے پر ہاتھ مسلتا ہوا وہ جا کر صحن میں بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی بارش اور ہوا چل رہی تھی۔ کہیں باہر بیٹھ کر وہ آنکھیں موند کر وہ آواز، وہ الفاظ سننے لگا۔ اس کی پہلی بیوی زرتاشا،
जिसके साथ वो मोहब्बत करता था और मोहब्बत के नाम पर दिन रात उसके साथ गुर्बत के लम्हात गुजारता रहता था। शुरू में तो वो भी उसका साथ दे देती, मगर धीरे धीरे वो चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि रोने लगी, चिल्लाने लगी। मगर आलम शाह कभी भी बाज नहीं आया, यहाँ तक कि वो माँ बन चुकी थी, मगर आलम के अंदर इस कदर जुनून था कि वो बाज ही ना आता। आखिरकार आलम की बार बार गुर्बत से तंग आकर ही उसने खुला लेने का फैसला किया और वो कोर्ट पहुंच चुकी थी। आलम को हसीन औरतों का नशा था, मगर वो एक वक्त सिर्फ एक औरत के साथ ही रहता था। जिस वक्त खुला का केस चला उस वक्त भी वो प्रेग्नेंट थी। आलम को अपनी बीवी से मोहब्बत तो थी, मगर वो वाज़े अल्फाज में कह चुका था कि तुम मेरा बच्चा मेरे हवाले करके जाओगी और इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आलम की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मोड़ आया था। उसे लगा शायद तब तक जरताशा में थोड़ी सी अकल आ जाए और वो उसके साथ वापस लौट आएगी, मगर जरताशा तो अटल हो चुकी थी। जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो उसने अपनी वालदा के हाथ उसे भिजवा दिया और इद्दत पूरी होते ही शादी कर ली। इतने महीने गुजर चुके थे। 35 साल आलम ने सोचा था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा, औरत ज़ात को अपने करीब भी नहीं आने देगा, मगर जरताशा के बाद दूसरी औरत इनाया थी जिसने उसकी ज़िंदगी में आकर उसे मोहब्बत सिखाई थी। उसे एहसास हुआ था कि जरताशा से तो उसे मोहब्बत थी ही नहीं, वो तो बस उसकी फिगर का दीवाना था, जबकि असल मोहब्बत क्या होती है वो उसे इनाया से हुई थी। मगर आज इनाया की आंखों में आंसू देखकर उसे एहसास हो चुका था कि वो किस कदर गलत था। उसे अपनी बीवी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी इतनी शिद्दतों के बाद उस पर क्या गुजरती होगी। उस रोज़ वो सारी रात सोया नहीं था। सुबह बगैर नाश्ते के ही ऑफिस चला गया। इनाया घबरा रही थी। ये डर उसे लाहक हो गया कि कहीं गुस्से में आलम उसके भाई का इलाज करवाना ही बंद न कर दे। इस रात जब वो घर आया तो इनाया एक तरफ बैठी रो रही थी। उसे रोता देखकर आलम उसके करीब चला गया। कहने लगा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, सब खैरियत तो है? अस्पताल में तुम्हारा भाई ठीक है ना? वो रोते हुए फ़ौरन हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके सामने बदकलामी की, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ। आप मेरे साथ जो करना चाहें, जैसे करना चाहे कर लें। मैं भूल गई थी कि आपने मेरी रकम अदा की हुई है। मैं वादा करती हूँ दोबारा आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो रोए जा रही थी और ये सब कुछ कह रही थी, जबकि आलम को इस वक्त हद दर्जा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा, नहीं बस, दोबारा तुम मुझे अल्फाज नहीं कहोगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। सही मायनों में मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। तुम मेरे बच्चे की माँ और मेरी मोहब्बत की हकदार। इनाया को उस वक्त लगा कि शायद ये शख्स बस ऐसे ही ये अल्फाज कह रहा है, मगर धीरे धीरे उसने बदलना शुरू कर दिया। वो इनाया के करीब अब बग़ैर इनाया की इजाज़त के नहीं आता था, यहाँ तक कि उसे हाथ तक नहीं लगाता था। इनाया ने उसे धीरे धीरे बिल्कुल बदल दिया था। आलम इनाया की मोहब्बत में बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा इनाया चाहती थी। एक माह में उसका भाई भी ठीक होकर घर आ चुका था। ये सब कुछ अगर मुमकिन हुआ था तो आलम की वजह से। उस रोज़ जब वो वापस घर आई तो खुद को आईने में देखकर दंग रह गई। चंद माह में ही वो काफ़ी भर चुकी थी। पहले जैसी कमज़ोर दुबली पतली इनाया नहीं रही थी। उसका फिगर पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। वाकई मर्द की मोहब्बत औरत को बदल दिया करती है। वो धीरे से मुस्कुरा गई। जब आलम वहाँ पर आया तो उसे देखकर उसकी गर्दन के पास अपने लब रख दिए, लेकिन फिर वो दूर हटकर कहने लगा, सॉरी, तुम्हारे वजूद से उठने वाली खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी, इसीलिए तुम्हारे करीब आ गया। वो अपना हाथ उठाने लगा तो उसने उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया और कहने लगी, नहीं, इतना काफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि आज की रात आप मेरे साथ ऐसी गुजारें कि वो रात मेरे लिए यादगार बन जाए। वो मुस्कुरा कर बोली थी। आलम भी शायद इसी वक्त के इंतज़ार में था। उसे अपनी गोद में भरकर बेड तक ले आया। कुछ देर मोहब्बत की बातें होती रही और फिर दोनों ही एक दूसरे पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू हो चुके थे। सारे शिकवे शिकायतें धुल चुकी थी और अब जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां थी।